नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, जीके जीएस रिवीजन सीरीज़ में जिसमें हम अभी पॉलिटी कर रहे हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है अंतरिम सरकार तथा संविधान की समितियाँ। दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्लासेस प्रैक्टिस और रिवीजन क्लासेस हैं, जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जीडी या जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इनकी तैयारी कर रहे हो, या रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। और आपको अगर इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया तिथि जानना चाह रहा है कि कब किया गया है, तो बताएंगे दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा पहले का सेकंड ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। ठीक है दोस्तों, अब और कुछ फैक्ट जानेंगे अंतरिम सरकार के बारे में। वो क्या है? तो पहला ये है कि इसकी घोषणा कब की गई। इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी जो एक मिनट दोस्तों, इसकी जो घोषणा की गई थी इसकी घोषणा की गई 25 अगस्त 1946 को। 25 अगस्त 1946 को। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? किसके? अंतरिम सरकार जो बनी इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे वेवेल। कौन थे? वेवेल। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से कौन अंतरिम सरकार के अंतर्गत अध्यक्ष पद पर था? अभी अभी दोस्तों आपने जाना, तो वो कौन था? वो थे वेवेल। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक सेकंड और जान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में क्या थे फिर। तो जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, उपाध्यक्ष थे। और क्या थे? और ये इनके पास विदेश विभाग था। ठीक है दोस्तों, विदेश विभाग था। और क्या था? और ये राष्ट्रमंडल अध्यक्ष थे, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उपाध्यक्ष थे और विदेश विभाग इनके पास था। दूसरे राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था? तो अंतरिम सरकार में इनके पास खाद्य एवं कृषि। ठीक है दोस्तों, अंतरिम सरकार में इनके पास क्या था? खाद्य एवं कृषि। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अंतरिम सरकार के अंतर्गत गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग का प्रमुख था? तो बताएंगे दोस्तों कौन था वो। तो वो थे हमारे सरदार पटेल जी। तो अंतरिम सरकार के अंतर्गत गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार पटेल के पास था। नेहरू जी के बारे में आप जान ही चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आप जान चुके हैं। नेहरू जी के पास विदेश विभाग और परिषद के उपाध्यक्ष। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग। अब जॉन मथाई जी के पास क्या है? तो जो जॉन मथाई जी के पास है वो है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। क्या है दोस्तों? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार के अंतर्गत वित्त विभाग का प्रमुख था?
तो बताएंगे दोस्तों वो कौन था जो अंतरिम सरकार के अंतर्गत वित्त विभाग का प्रमुख था। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों, वित्त विभाग था लियाकत अली खान के पास। ठीक है, अब ये कहाँ से थे? मुस्लिम लीग से थे। ये कहाँ से थे? ये मुस्लिम लीग से थे, क्योंकि अंतरिम सरकार तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, अब आसफ अली खान क्या थे फिर? ठीक है, ये ऑप्शन के बारे में, तो आसफ अली खान के पास जो था वो था रेलवे। आसफ अली खान के पास था रेलवे। था रेलवे। ठीक है दोस्तों, और गजनफर अली खां के पास, गजनफर अली खां के पास था स्वास्थ्य। ये अंतरिम सरकार की बात है दोस्तों। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जान ही चुके हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से प्रथम मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, जो कि कहाँ? स्वतंत्र भारत का। ठीक है, किसे विधि विभाग सौंपा गया? तो पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में तो डॉक्टर अंबेडकर जी को सौंपा गया, लेकिन अगर पूछ ले कि अंतरिम सरकार में विधि विभाग किसे सौंपा गया था, तो जो अंतरिम सरकार में थे विधि विभाग, वो था जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिम सरकार में किसके पास था, ठीक है दोस्तों, अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार में विधि, ठीक है दोस्तों, अंतरिम सरकार में विधि विभाग वो था जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास। राजगोपालाचारी जी के पास क्या था? तो इनके पास था शिक्षा एवं कला। क्या था? शिक्षा एवं कला। ठीक है दोस्तों, शिक्षा एवं कला। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और छठवां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में किसे वित्त विभाग सौंपा गया? तो ठीक है दोस्तों, बताएंगे कि स्वतंत्र भारत में, अब ये जो चल रहा है ये अंतरिम सरकार की बात नहीं चल रही है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की बात चल रही है। तो किसे वित्त विभाग सौंपा गया? ठीक है, उसमें किसके पास था अंतरिम सरकार में? लियाकत अली के पास। यहाँ पे था सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, षणमुगम शेट्टी जी के पास। ठीक है, अब राजगोपालाचारी जी के पास क्या था? ये आप पढ़ चुके हैं, उसमें अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला। अब एक ऑप्शन बचता है ये, तो इनके बारे में जान लीजिए कि सी एच भाभा जी के पास क्या था। तो इनके पास था कार्य, कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग। कार्य खान एवं ऊर्जा। ठीक है, और कहाँ? अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर जब बात आती है इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में, यानी कि जब यहाँ की बात आती है तो इनके पास कौन सा विभाग हो जाता है? तब इनके पास वाणिज्य विभाग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि निम्न तालिका में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे जो अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, वहाँ से क्वेश्चन खत्म होते हैं। यहाँ से परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न आते भी नहीं हैं, और जो आते हैं वो इतने में कवर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि संविधान की समितियाँ। ठीक है दोस्तों, तो संविधान की समितियों में हमको इसमें तालिका से देखना है कि कौन सा मिलान है कौन सा नहीं। तो पहली समिति है कि संघ शक्ति समिति, और उसमें कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? प्रारूप समिति, इसमें बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष हैं, और ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या है कि प्रक्रिया एवं नियम समिति, इसके राजेंद्र प्रसाद हैं, और ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे है सदन समिति, और सदन समिति का मिलान है कि के एम मुंशी से। जी नहीं, ये है गलत। ठीक है, तो इसमें सही क्या है? देखिए, जो सदन समिति है, सदन समिति के जो अध्यक्ष हैं, सदन समिति के जो क्या हैं? अध्यक्ष,
वो है पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, अब के एम मुंशी जी क्या है फिर? ये कार्य संचालन समिति से संबंधित है। किससे? कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, ये उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि उसने क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो केवल 4 यानी कि सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सितार मैया है, जिसका मिलान के एम मुंशी से था, और यही गलत है। के एम मुंशी कार्य संचालन समिति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदन समिति का अध्यक्ष था? तो दोस्तों अभी अभी आपने पढ़ा है सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सितार मैया। के एम मुंशी के बारे में आप अभी जान चुके हैं, क्या है? कार्य संचालन समिति से, तो ये आपका डन है। एच सी मुखर्जी के बारे में आप जान चुके हैं, एच सी मुखर्जी दोनों में अंतरिम सरकार में क्या थे? कार्यखाने ऊर्जा, और उसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में क्या कहते हैं, वाणिज्य विभाग में। अब जे बी कृपलानी जी क्या है? जे बी कृपलानी जी जो मूल अधिकारों की उप समिति है, मूल अधिकारों की उप समिति, मूल अधिकारों की उप समिति जो है उसके क्या है? ये उसके अध्यक्ष है। ठीक है, उसी के क्या है? ये अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार की उप समिति का अध्यक्ष? देखिए दोस्तों अभी अभी आपने पढ़ा, तो वो कौन है? जे बी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन ए सही। पट्टाभी सितार मैया कौन है? आप पढ़ चुके हैं, पट्टाभी सितार मैया सदन समिति के अध्यक्ष। एच सी मुखर्जी दोनों में आपने देख लिया, अंतरिम सरकार में भी और स्वतंत्र भारत के प्रथम, सॉरी नहीं, एक मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो एच सी मुखर्जी हैं, एच सी मुखर्जी को यहाँ पे एक विभाग वो मिला था समिति में भी, और वो थी अल्पसंख्यक समिति। ठीक है दोस्तों, अल्पसंख्यक समिति। कौन सी समिति थी दोस्तों? अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक ये समिति थी, ये एक उप समिति थी, उसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब 90% क्वेश्चन अगर समिति से बने हैं, संविधान की समिति से, तो वो आपको प्रारूप समिति से देखने को मिल जाएंगे। अध्यक्ष के बारे में आप जान चुके हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे अम्बेडकर साहब। और इनका जो इसका गठन, ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है कि इसका गठन हुआ है 19 अगस्त 1947 को, जो कि बिल्कुल सही बात है। यह एक 7 सदस्यीय समिति थी जिसने कुल 141 बैठकें की, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब प्रारूप तैयार करने में इसे लगभग 1 वर्ष का समय लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही बात है ना? तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा 10 का, वो तो मिल नहीं रहा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। 1 वर्ष का समय नहीं लगा था, 1 वर्ष का समय नहीं लगा, इसको लगा था लगभग 6 माह का, लगभग 6 माह का समय लगा था। तो इस हिसाब से असत्य कथन पूछा है, तो वो हो जाएगा 3, यानी कि केवल 3 इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 11वां क्वेश्चन है कि संविधान का अंतिम प्रारूप किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? ठीक है दोस्तों, तो संविधान का अंतिम प्रारूप किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था, बताएंगे दोस्तों? तो वो प्रस्तुत किया गया था हमारा 4 नवंबर 1948 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 4 नवंबर 1948 को। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये स्वीकार कब किया गया था? ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में और चीज़ जान लेते हैं कि जो अंतिम प्रारूप है ये प्रस्तुत तो किया गया 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, स्वीकार कब कर लिया गया इसको? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, दूसरा, तो जब ये स्वीकार किया गया तो इसमें हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था उस दिन, अंतिम दिन? हस्ताक्षर
284 लोगों ने, 284 लोगों ने। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संविधान के सुलेखक के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान के सुलेखक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जो हमारे संविधान के सुलेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि नारायण रायजादा। इनका पूरा नाम क्या है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। अब नंदलाल बोस क्या थे, तो जो नंदलाल बोस है इन्होंने सौंदर्यीकरण और सजावट का काम किया था। आप इतना ध्यान रखेंगे कि इन्होंने जो है संविधान की सजावट में काम किया था, पेजों की, ऐसे मान लीजिए। अब एल एन मुखर्जी क्या थे, तो जो एल एन मुखर्जी हैं ये मुख्य प्रारूपकार थे। क्या थे, मुख्य प्रारूपकार। ठीक है दोस्तों, क्या थे ये, मुख्य प्रारूपकार थे। और एच वी एंकर क्या थे, तो जो हमारे एच वी एंकर थे ये थे सचिव, संविधान सभा में सचिव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नारायण रायजादा सुलेखक है, नंदलाल बोस सजावट या फिर सौंदर्यीकरण, जो भी आप ध्यान रख सकें। ठीक है दोस्तों, और मुख्य प्रारूपकार कौन थे, एल एन मुखर्जी, और एच वी एंकर क्या थे, सचिव। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 13वां क्वेश्चन है कि किसे भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार की संज्ञा दी जाती है। अभी अभी आपने देखा दोस्तों कि मुख्य प्रारूपकार कौन है, हमारे संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन है, तो मुख्य प्रारूपकार है एल एन मुखर्जी साहब। तो यानी कि 13वें का ऑप्शन हो जाएगा सी। बी आर अम्बेडकर आप पढ़ चुके हैं, विधि थे, सॉरी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, विधि विभाग मिला था। ठीक है दोस्तों, अब राम मनोहर सिन्हा, तो इनके बारे में आप फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जो राम मनोहर सिन्हा है इन्होंने प्रस्तावना को सजाने का काम किया है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, प्रस्तावना सजावट। ठीक है, एच वी एंकर आप जान ही चुके हैं कौन थे, एच वी एंकर थे सचिव। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अभी अभी आपने पढ़ा भी था। तो 14वें का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। यकीन मानिए आपका इन 14 प्रश्नों के माध्यम से बहुत अच्छा रिवीजन हो चुका है। आप बस इन फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, इन क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस करिएगा। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे रिवीजन के लिए अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अब कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और उससे पहले आपको बता दें कि 2 दिन बाद यानी संडे को हमारे चैनल पे ही स्टैटिक जीके में फेस्टिवल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करें। ठीक है, गारंटी है आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।